नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में वैश्विक संकट, कोविड महामारी और क्लाइमेट क्राइसिस पर चिंता व्यक्त की गई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए बूचा नरसंहार की भी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रक्षा के मामले में हम दोनों देशों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के लोगों के प्रति भारत के मानवीय समर्थन का स्वागत भी करते हैं। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, इससे हमारा रिश्ता और गहरा और मजबूत होगा। जो बाइडेन ने कहा कि जापान में 24 मई के आसपास ट्रांसमिट है। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे 24 मई को जापान में मुलाकात होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल सितंबर में जब मैं अमेरिका आया था तब आपने कहा था कि अमेरिका और भारत पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने कहा कि विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ सालों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले शायद ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल था। तो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये वर्चुअल बैठक हुई जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है और साथ ही कोरोना के चलते जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे हो, इसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही रूस और यूक्रेन के दौरे को रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के भी अगर हम बात करें तो इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की गई है। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। इसमें दोनों पक्षों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर चर्चा की और हिंदू प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच भी इस क्षेत्र में अपने सहयोग की उन्होंने समीक्षा की। 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एंटी बिल्कन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके भारतीय समकक्षों के एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया। जयशंकर ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि हमने अपने विदेश और रक्षा समकक्षों के साथ ही अलग अलग बैठकें की हैं। हमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की डिजिटल बैठक के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन से लाभ हुआ है, जिसमें हम सभी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 2+2 वार्ता प्रारूप का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी के लिए एकत्रित दृष्टिकोण को और बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बनाने का लेकर काफी अच्छी बात हुई है। दोनों देश नेचुरल पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के रक्षा निर्माताओं को भारत में आकर निर्माण करने का न्योता दिया है। साथ ही मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर भी टिप्पणी की। हमें नहीं लगता कि सत्ता के बदलाव से आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि वो आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, हम आतंकवाद का मुकाबला करते आए हैं, साथ ही उसका मुंहतोड़ जवाब भी हम देंगे, चाहे उसके लिए किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़े। तो रक्षा मंत्री ने ये बड़ा बयान है जो दिया है पाकिस्तान को लेकर के। उन्होंने कहा चाहे सत्ता उलटपलट हो जाए लेकिन आतंकवाद जो है वो खत्म नहीं होगा। ये बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है।
और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, धन्यवाद। विनोद जी, रक्षा मंत्री द्वारा जो ये बयान दिया गया है, इसे काफी महत्वपूर्ण बयान के तौर पर देखा जा रहा है, जहां उन्होंने ये कहा है भले ही सत्ता में चाहे उलट पलट हो जाए, लेकिन आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान में खत्म नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, क्योंकि देखिए ये उस तरह की बात है कि वही शराब है, बोतल केवल नहीं है। और हाँ, बिकॉज कोई भी सरकार रहे, कोई भी वहाँ वजीर आजम रहे, सेना का वर्चस्व रहता है, क्योंकि असली जो सत्ता है वो वहाँ के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनके पास होती है। और क्योंकि इमरान खान साहब ने सेना के साथ बिल्कुल अपने लॉगर हेड्स में आ गए थे वो, तो इसलिए उन्होंने उनको जाना पड़ा। और अगर वो भी कमर बाजवा साहब की अगर लाइन टो करते तो आज बतौर प्राइम मिनिस्टर रहते पाकिस्तान में और हुकूमत में काबिज रहते। लेकिन ये जो नई प्राइम मिनिस्टर आए हैं या जो शहबाज शरीफ साहब है, ये भी वही भाषा बोलेंगे जो वहाँ के जो सेना प्रमुख है वो उसको बुलवाना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई उनकी नीति में कोई परिवर्तन आएगा। और क्योंकि शहबाज साहब को भी अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो उनको वही राग अलापना पड़ेगा जो कमर बाजवा उनको याद कराएंगे। बिल्कुल। अब मतलब देखा जाए तो भारत और कितना तैयार है, क्योंकि पहले भी अगर हम बात करें तो कई बार इस तरीके के मामले भी हैं जो सामने आए हैं और भारत ने डटकर इन चीजों का सामना भी किया है। अब अगर आगे और बात की जाए, क्योंकि सत्ता में भी उलटपलट हो चुका है अब। हाँ, देखिए, भारत को तो हमेशा ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भारत के आसपास है, आप ये देखिए, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी अब चीन की ही एक कॉलोनी या एक वेसल स्टेट बन के रह गया है। और इधर आप देखिए बांग्लादेश है, नेपाल अब तो खैर ठीक मतलब रवैया उन्होंने या रुख अपनाया हुआ है। उधर श्रीलंका में काफी कंफ्यूजिंग स्टेट है, और मालदीव्स में भी चाइनीज फुटप्रिंट थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो भारत को चौकन्ना, सतर्क और बिल्कुल जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन ये चाहेगा कि भारत को हमेशा कमजोर करे या हमेशा एंगेज रखे। और एंगेज रखने के लिए वो इस तरह की जो, जैसे पहले उसने नेपाल पे दाने डाले थे, पाकिस्तान तो खैर उसका साउंड बोर्ड है ही, बांग्लादेश में भी वो अपना पैर पसार रहा है। और जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में हो रखी है, चीन वहां अपनी पैठ जमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि श्रीलंका को पैसों की जरूरत है। और चीन इस समय उनको उधार देके एक तरह से, जैसे पाकिस्तान पे वो बिल्कुल काबिज हो गया है, ऐसे ही वो श्रीलंका पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भारत को चाहिए कि वो अपने जो एंटेनाज हैं या जो टेंटिकल्स है या जो इंटेलिजेंस है उसको एकदम जारी रखे और अपनी प्रेजेंस रीजन में बना के रखे। बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, जो आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। शहबाज ने सोमवार को रात के करीब 10 बजे पीएम पद की शपथ ली। इससे पहले शहबाज शरीफ ने पीएम चुने जाने के ठीक बाद विदेश नीति को लेकर के रुख साफ किया। उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा है कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ के पक्ष में संसद में 174 वोट पड़े। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीएम पद से हटाए गए इमरान खान की पार्टी के एक भी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। 342 सदस्यीय सदन में जीत के लिए कम से कम 172 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी।
पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही शहबाज शरीफ का यह कहना है कि वे भारत के साथ अब अच्छे संबंध चाहते हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से कई तमाम बातें भी कही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद विधान परिषद का चुनाव भी हो गया। बेशक इसी वर्ष चुनाव नगरीय निकायों के भी होने हैं, लेकिन अब बीजेपी अब सरकार और संगठन को लोकसभा चुनाव के मोड़ पर डाल देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार 2.0 के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिया है, तो वहीं अमित शाह के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन के अन्य पदों को लेकर के भी चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग दिल्ली जाकर के शीर्ष नेतृत्व से पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन सोमवार को पहली बार तीनों एक साथ पहुंचे और मोदी शाह से भेंट किए। बताया गया है कि उनके साथ प्रदेश महामंत्री संगठन भी थे। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस भेंट का उद्देश्य सरकार और संगठन के लिए शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश लेना था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद से ही पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बगावत का रास्ता इख्तियार किया है, तो अब वहीं दूसरी ओर राज्य के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा आजम खान के खेमे ने खुलकर अखिलेश से नाराजगी का इजहार किया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार मची हुई है। एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बगावत का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेता और सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान का खेमा भी अब खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। आजम खान के करीबियों ने अखिलेश यादव पर बुरे वक्त में साथ नहीं देने का आरोप लगाया है। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने योगी के उस बयान को भी ठीक बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए। करीब 2.5 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम खान के करीबियों ने भले ही पहली बार इस तरह खुलकर नाराजगी जाहिर की हो, लेकिन उनका ये दर्द काफी पुराना है। दरअसल 2017 में यूपी में योगी सरकार की शुरुआत के बाद से आजम खान के लिए बुरे दौर का आगाज हुआ, तो अखिलेश यादव काफी हद तक इस मामले में चुप्पी साधे रहे। आजम समर्थकों को लगता है कि अखिलेश ने आजम की गिरफ्तारी का उस वक्त विरोध नहीं किया जितनी अपेक्षा थी। वो अब तक केवल एक ही बार जेल में जाकर आजम से मिले। आजम खेमे की नाराजगी विधानसभा चुनाव में और ज्यादा बढ़ गई। आजम खान की ओर से अपने बेटे के अलावा करीब दर्जन भर समर्थकों के लिए टिकट की मांग की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने केवल आजम खान और उनके बेटे को ही टिकट दिया। समर्थकों को दरकिनार कर दिया गया। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने कहा कि आजम खान ने अखिलेश यादव और उनके पिता का समाजवादी पार्टी के बनने और मुख्यमंत्री बनने तक हर कदम पर साथ दिया। शानू ने तमाम एहसान गिनाए। उन्होंने कहा फिर भी अखिलेश यादव ने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। आपने बताया भारतीय जनता पार्टी से हमने क्या सिखाया? वो हमसे प्यार करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जो सलूक वो हमारे साथ करती है, वही सलूक उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत उस समाजवादी पार्टी से है, जिसका हमने काफी बताया।
जेल में अब्दुल जाएगा, NRCCA में अब्दुल जेल में जाएगा और बात हो जाएगा, उस पर मुकदमे भी लिए जाएंगे, उसकी गलत बिल्कुल की हो जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और राज कहते हैं आपके मुझसे ये शब्द नहीं निकलेगा। हमने आपको और आपके बारे सब पर जाए लगाया, आप इतना बड़ा जगह नहीं कर सकते, भाषा को नहीं कर सकते। हमारे लोगों से 111 सीटें आई है, आपकी आगे नहीं होती, आपकी आगे नहीं होते ही जाए, ये पहला सच है। लेकिन मुख्यमंत्री आप बनेंगे, नेता नहीं है, हमें अपने नेता नहीं बना सकते। और तो और हमारे हिंदुओं में आपने बहुत लोगों के सिक्योरिटी बताई, क्या किया से ज्यादा सीनियर कम था, सबसे आप समझते हैं कि आप हमारा मान लेंगे तो वो लोग बना करेंगे, हम बेवकूफ वो लोग लड़ा करेंगे, हमें काफी ले रहे थे, आपने हमें मुंह पे मुंह लगे दिया। आपने फसाहत अली खान के बयान को तो सुन लिया, जिसमें उन्होंने अब्दुल शब्द का प्रयोग मुस्लिमों के लिए किया है। सिर्फ फसाहत ही नहीं, बल्कि इससे पहले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद भी सपा के खिलाफ बगावती बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही। बीजेपी को छोड़िए, समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही। रालोद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने दोस्त सपा मुखिया को तानाशाह तक कह दिया था। डॉक्टर मसूद ने सपा पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आखिर में सवाल ये है कि क्या आजम खान सपा छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अगर मुस्लिमों के मसीहा कहे जाने वाले आजम खान पार्टी को छोड़ते हैं तो अन्य पार्टियों में उनके जरिए मुस्लिम वोटों को साधना आसान हो जाएगा। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन वहां राजनीतिक संकट अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर की पूर्व CM और PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती वहां की सियासी हालात को लेकर के बयान दी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये शहीद भट्टू साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोरगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरगुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। तो मैम रिसेंटली एक एडवाइजरी निकली थी पुलिस के द्वारा जिसमें कहा गया था जहाँ पर भी एनकाउंटर होगा वहाँ पे जो मकान मालिक होगा उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। इस बारे में आपका क्या? ये तो बहुत गलत है। देखिए, ये पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए, पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहाँ बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहाँ से भी कई लड़कों को पकड़ के PSA में। तो ये तो ख्यालात की जंग है। जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोग फिल्म का प्रचार कर रहे हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि समाज में धर्म के आधार पर दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि जब ईंधन के दाम और महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो उचित और तार्किक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया। जब कभी कोई छोटा समुदाय समस्या का सामना करता है तो बहुसंख्यक समुदाय उस पर कैसे हमला करता है। यदि बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम है तो हिंदू समुदाय असुरक्षा की भावना महसूस करता है। पवार ने कहा कि इस प्रकार की असुरक्षा पैदा करने के लिए आज सुनियोजित साजिश रची जा रही है। दुर्भाग्य से देश की सत्ता में बैठे नेताओं ने लोगों से ये फिल्म देखने की भी अपील की। उन्होंने देश में सांप्रदायिक हालात पर भी चिंता व्यक्त की। पवार ने कहा कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों पर हमले को लेकर के जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है, जो चिंताजनक बात है। इसलिए जो लोग समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करने में भरोसा करते हैं, उन्हें एकजुट होकर आगे आना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।